नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। दौरे से लौटे पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी स्वागत के लिए मौजूद रहे। अमेरिका दौरे से लौटे पीएम मोदी का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। रविवार को स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां हर कोई जश्न में डूबा नजर आया। कोई ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहा था, तो कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहा था। यहां बीजेपी ने पीएम मोदी के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी का अभिनंदन के लिए खुद मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में और विकासवाद को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए इस यात्रा ने भी स्पष्ट किया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया एक अलग दृष्टि से भारत को देखने लगी है। शानदार स्वागत से पीएम मोदी भी अभिभूत हो गए और इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। ये संबोधन कई मायनों में खास रहा, जिसमें पीएम मोदी ने दुनिया में हो रहे कोरोना टीकाकरण में भारत के योगदान की बात की है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मंच से चीन और पाकिस्तान को भी आईना दिखाया है। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। अमेरिका में उन्होंने वहां की बड़ी कंपनियों के दिग्गजों के साथ बैठक की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अहम बैठक की और क्वाड की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब इस खबर के मायने समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत का रुख रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में आतंकवाद और कट्टरवाद पर 2 टूक संदेश दिया है। नाम लिए बगैर पाकिस्तान को आईना दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चीन के विस्तारवाद की खुले मंच से निंदा की और दुनिया को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में भारत के योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महापर्व छठ को लेकर संदेश दिया। पीएम ने कहा कि बारिश के बाद छठ महापर्व की तैयारी होगी और छठ पूजा को लेकर नदियों के किनारों की सफाई होगी। पीएम ने कहा कि साल में एक बार नदी उत्सव जरूर मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नदियों के महत्व पर जोर दिया। मन की बात के 81वें संस्करण में पीएम ने नदियों की स्वच्छता के साथ साथ महापर्व छठ की भी चर्चा की। छठ में स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए पीएम ने लोगों को साल में एक बार नदी उत्सव मनाने की सलाह दी। बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। पटना के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बातें सुनी। बीजेपी नेताओं ने कहा
कि पीएम की बातें हमेशा प्रेरणादायक होती हैं। बिहार उनके मन में रहता है। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात उन्होंने आज किया तो बिहार भी स्मरण आया। हम आभारी हैं। जब भी नदियों की स्वच्छता की बात होगी तो छठ की बात तो होनी ही है, और छठ में जो माहौल पटना और उसके आसपास का रहता है, प्रधानमंत्री जी की वह उम्मीद है कि वह सालों भर रहना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में छठ की चर्चा किए जाने की पटना वासियों ने भी सराहना की। बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रति ऐसे मतलब बात सोचते समझते हैं। ठीक है, और रही बात, हम लोग भी अपना यहाँ पे जब भी छठ पूजा होता है तो ये तो ऐसा धार्मिक पूजा है कि हम लोग सब लोगों को इस चीज़ को साफ सफाई का ध्यान देना होता है। ठीक है, हम लोग भी जहाँ जहाँ आपका जो भी छठ घाट होता है, ये पर्व से पहले हम लोग भी उसको जाके साफ सफाई करते हैं। छठ बिहार सहित पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसमें स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। पीएम ने मन की बात में छठ की चर्चा कर लोगों को ये संदेश दिया कि छठ की तरह सालों भर नदियों और उनके घाटों को भी स्वच्छ रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की अहमियत को समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सबसे बड़े पर्व की बात की है। छठ पर्व के दौरान स्वच्छता का जिक्र कर यह संदेश दिया है, नदियों के महत्व के साथ ही सफाई पर जोर देने की कोशिश की है। स्वच्छता अभियान के साथ नदियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता की पहल की है। मन की बात में महापर्व के जरिए बिहार से अपना जुड़ाव बताने की भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। वामपंथी उग्रवाद के खात्मे के लिए केंद्र ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर बड़ी बैठक की जिसमें 10 राज्यों पर फोकस रहा। मीटिंग में बिहार सहित 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवादियों के आय के स्रोत पर चोट कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। नक्सलवाद के मुद्दे पर दिल्ली के विज्ञान भवन में महत्वपूर्ण बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 राज्यों के प्रतिनिधियों ने करीब 4 घंटे तक नक्सलवाद के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ कारगर कार्रवाई और विकास कार्यों पर बल देने पर जोर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास कार्य से ही नक्सल समस्या का समाधान हो सकता है। बात के लिए सबको सचेत रखते हैं कि उनकी एक्टिविटी घटी है और जो जितना भी काम हो रहा है अब उनके साथ लोग नहीं हैं, तो लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, तभी तो है कि कोई उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया, जब से काम करने का मौका मिला है 5 में 6 से ही 2006 से ही हम लोगों ने इस पर किया है, और फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी कई काम किए गए। तो उसके चलते हम लोगों के यहाँ स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन इसको लेकर के निश्चिंत होने वाली बात नहीं। नक्सलवाद की समस्या से देश के 10 राज्य जूझ रहे हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। हालांकि पिछले कुछ सालों में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अब भी बिहार के 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और पश्चिम चंपारण है। हालांकि देश में नक्सलवाद का असर लगातार कम हो रहा है। कुछ साल पहले तक देश के 90 जिले नक्सल प्रभावित थे, जिसकी संख्या 2020 तक घटकर 45 रह गई। लेकिन अब भी यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बीते 5 सालों में नक्सलवाद की वजह से करीब 380 सुरक्षा बलों की शहादत हुई है, जबकि 1000 से अधिक मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि नक्सलवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने भी ठोस कार्रवाई की है, जिसका नतीजा है कि 4200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और करीब 900 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब इस बैठक के मायने को समझिए। दरअसल नक्सल प्रभावित इलाकों का विकास प्राथमिकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करनी है। बिहार के 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद से केंद्र और राज्य मिलकर लड़ें, ये संदेश दिया गया। वामपंथी उग्रवादियों की आय के स्रोत पर हमला करना होगा, ये इस बैठक में संदेश देने की कोशिश की गई और वाकई सच भी यही है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों से बातचीत के बाद आगे फैसला होगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की राजधानी दिल्ली में जातीय जनगणना को जरूरी बताया और दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में बयानबाजी तेज हो गई। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने पैसे पर बिहार सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की। अब इस पर फिर कोई आप चिट्ठी लिखिए, फिर बैठक करिए, इन चीजों से नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री या तो सरकार के खर्चे पर बिहार में जनगणना करा लें या एनडीए से बाहर आ जाए। अब इस केंद्र सरकार के हलफनामा के पहले जो जनता दल यू के नेता बड़ी बड़ी बात करते थे जातीय जनगणना की बात पर, आज वो कहीं न कहीं उनकी आवाज कुंदती नजर आ रही है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और मंत्री जनक राम ने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग हैं और प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि सबकी बात को, भाव और भावना को सुना है और सुनने के बाद में उनका निर्णय अभी आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि निर्णय जो भी उनका आएगा वो देश हित में आएगा। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में भी जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं, जिसकी मांग समय समय पर होती रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सीएम नीतीश कुमार के बयानों की अहमियत को समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार 10 दलों के प्रतिनिधियों के साथ पीएम से मुलाकात भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना से इनकार किया है। जातिगत जनगणना की बात को नीतीश सही मान रहे हैं। बिहार एनडीए के नेताओं के साथ नीतीश कुमार अब बात कर रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। क्या बिहार में राज्य सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, ये तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। इधर जातीय जनगणना की मांग को लेकर झारखंड से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जातिगत जनगणना की मांग की गई, लेकिन सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा नहीं हुई। लोगों ने बात की है। झारखंड की राजनीति में ऐसा बहुत ही कम होता है जब पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ दिखें, लेकिन रविवार को यही हुआ। जातीय जनगणना के मुद्दे पर झारखंड का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी और आजसू के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी सकारात्मक बात हुई है। पूरे राज्य के हमारे सभी दलों के लोग आदरणीय अमित शाह जी से हम लोगों ने जो नया संसद होना है वो उस पर हम लोगों ने अपनी भावना रखी कि जातिगत जनगणना हो। इसके लिए आज हम लोगों ने राज्य की भावना से उनको अवगत कराया। बैठक के बाद आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि हमने पहले भी प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। हमें ये समझ है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से जो कास्ट स्तर पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं, डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये आसानी होगी वहाँ तक पहुँचने में और मूल्यांकन करने की भी सुविधा हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार
पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है। सब कोई जानते हैं इस देश में पिछड़े वर्ग का हितैषी, हित चिंतक मोदी जी की सरकार और मोदी जी हैं। लगातार पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। मेडिकल और डेंटल हॉस्पिटल कॉलेज में भी 27% आरक्षण देने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पिछड़े वर्गों के साथ है। गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान जातीय जनगणना की बात हुई, लेकिन सरना धर्म कोड की कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि झारखंड के आदिवासियों की मांग रही है कि जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से कोड हो। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब इस खबर को समझते हैं। दरअसल सरना कोड पर हेमंत सरकार दोहरी नीति अपना रही है। हेमंत सरकार ने पहले की सरकार के पत्र को कैरी फॉरवर्ड ही नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार ने सभी डीसी को पत्र जारी किया था। हेमंत सरकार ने इस चिट्ठी को आगे नहीं बढ़ाया। बैठक में अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश करते रहे हेमंत सोरेन, और यही वजह है कि वो इस बैठक के बाद दोहरी नीति अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड बॉर्डर से 23 सितंबर को हथियारों का जखीरा बरामद किया था। इस दौरान पश्चिम बंगाल का हथियार तस्कर भी गिरफ्तार किया गया था। जिस मिनी गन फैक्ट्री से ये हथियार बने थे, वो फैक्ट्री गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के घांगरी में है, जहां से भारी मात्रा में हथियार बनाने की मशीन और कुछ पिस्टल के पार्ट्स जब्त किए गए। गिरिडीह वो सीमावर्ती इलाका जिसने पूरे देश में अबरक कोयला जैसे संपदा को लेकर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इन दिनों गिरिडीह अलग मायनों में सुर्खियों में है। ये सुर्खियां हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को लेकर है। दरअसल 23 सितंबर को बंगाल झारखंड बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान हथियारों का जखीरा मिला था। एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई थी, और इस हथियार तस्कर ने गिरिडीह को लेकर जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जितने भी हथियार उनके पास से बरामद किया गया है, वो तमाम हथियार गिरिडीह के बगोदर में बना हुआ था। मैं अभी उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे बताया जा रहा है, विजुअल में देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर से हथियार के मिनी फैक्ट्री, गन मिनी फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, और यहीं से तमाम हथियार को बरामद किया गया था। जी हां, बगोदर के घांगरी की ये वही अवैध गन फैक्ट्री है जहां से तस्करी के दौरान पकड़े गए हथियारों को बनाया गया था। छापेमारी के दौरान इस अवैध मिनी गन फैक्ट्री से मिले हथियार बनाने वाली मशीन और पिस्टल के पार्ट सीज के सबूत हैं कि इसी अर्धनिर्मित भवन से झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल में हथियारों की सप्लाई होती थी। चल गई, फिर बगोदर पुलिस आई, अपने यहाँ मतलब ताला बंद कर दिया, और उसके बाद हम फोन किए, तब लोग 2 चौकीदार यहाँ नियुक्त कर दिए कि खाली आपको देख रेख करना है। अच्छा। और उन लोग बंद करके चाबी अपना ले गए थाना। ताला कौन बंद किया? बगोदर पुलिस, बगोदर थाना पुलिस। अच्छा, और चाबी वहीं पे ले गए ना? हाँ। इस खुलासे के बाद झारखंड पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि गिरिडीह पुलिस को क्यों नहीं थी इस फैक्ट्री की जानकारी? क्या पुलिस के संरक्षण में चलाई जा रही थी यह अवैध मिनी गन फैक्ट्री? और तमाम सवाल अगर गलत हैं तो अवैध फैक्ट्री के संचालकों पर कब कार्रवाई होगी? एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। दरअसल झारखंड में हाल के कुछ महीनों में आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है। सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल से हथियारों की तस्करी की कोशिश की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली का हथियार तस्कर फायदा उठा रहे हैं। झारखंड से बिहार, बंगाल तक आर्म्स की सप्लाई की जाती है, और पुलिस प्रशासन को मिनी गन फैक्ट्री की जानकारी ही नहीं थी। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है उस जगह की पुलिस के लिए जहां पर मिनी गन फैक्ट्री चल रही हो और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हो। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।